ठीक है, तो आप लोग क्या है, शीट वगैरह उसकी निकाल लो। कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ तो ठीक है, फिर ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं भाई। ग्रेविटेशन स्टार्ट कर देते हैं। ग्रेविटेशन, देखो, ग्रेविटेशन स्टार्ट्स विद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने क्या कहा कि अगर दो पार्टिकल्स हैं, m1 और m2 मास के हैं, and if they are placed at a distance r from each other, तो क्या होता है, वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, it is directly proportional to product of these masses, and it is inversely proportional to the square of the distance between these particles। तो फोर्स बराबर होता है G m1 m2 by r। फोर्स बराबर होता है G m1 m2 by r²। ठीक है, where what is G? G is universal constant of gravitation। और इसकी वैल्यू बराबर होती है एसआई यूनिट में 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। या इसको आप लिख सकते हो 20/3 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। It is universal constant of gravitation। This is universal constant of। अब बात क्या है बच्चों, एक तो बात ध्यान रखने की ये है कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। थर्ड लॉ तो फॉलो होता ही है, m1 पर अगर f लग रहा है तो m2 पर भी f लगेगा, f सेम मैग्नीट्यूड का। मास में कितना अंतर है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक पार्टिकल का मास 1 किलोग्राम है, दूसरे का 100 किलोग्राम वाला है, तो 1 किलोग्राम पे भी f लगेगा और 100 किलोग्राम पे भी f ही लगेगा, है ना।
नहीं, वो लिखने की कोई अपने को क्या है, कोई थ्योरेटिकली डेफिनेशन नहीं हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस है कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज अ कंजर्वेटिव। हाँ है ना, बिल्कुल केपलर लॉ चैप्टर में है। केपलर लॉ बिल्कुल चैप्टर में है, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, लेकिन हम उनको बाद में पढ़ेंगे, पहले ये लॉ पढ़ लेते हैं। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। एंड इट इज gravitational force has a small magnitude in comparison to इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तुलना में इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है। बेटा कंजर्वेटिव, एनी रेडियल फोर्स विल ऑलवेज बी कंजर्वेटिव, है ना। एनी फोर्स ऑफ दिस नेचर, कैसा, some function of distance and acting in radial direction, any force of this nature will always be conservative, because when you find its work done by doing F dot dr, it will only depend on initial and final position. It will not depend on the path. We did not know the path of the particle. लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है भाई, पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा भी हो तब भी ये फोर्स लगता है। जैसे अर्थ एंड सन एक्सर्ट a very large magnitude of gravitational force on each other, है ना। sun even exerts gravitational force on planets which are even farther than earth, तब भी लगता है ना। मतलब ऐसा नहीं कि यार इस डिस्टेंस के बाद तो लगना बंद ही हो गया, मतलब ऐसे कुछ फोर्सेस होते हैं जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही लगते हैं, उसके बाद लगना बंद हो जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं, वो इस तरह के फोर्स होते हैं। जब पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है तभी लगते हैं, उसके बाद वो लगते ही नहीं ना। इन फोर्सेस को बोलते हैं क्या, लॉन्ग रेंज फोर्स। सन अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और उसी फोर्स की वजह से अर्थ अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में रोटेट कर पाता है। सन एंड अर्थ पर खड़े किसी पर्सन के बीच में लगेंगे, हाँ लगेगा, बट द मैग्नीट्यूड विल बी वेरी स्मॉल। देखो ये बात जरूर है कि मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, लगेगा तो सही। और ध्यान दो कि देखो वैसे तो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो जो कम मास के ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनके बीच में तो बहुत ही कम लगता है। मतलब लेट्स से कि वी से अपने हाथ में कोई एक मोबाइल है, पेंसिल है, तो मोबाइल और पेंसिल भी एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं क्या? ऑफ कोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो फोर्स बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का होता है ना। जैसे हम सिर्फ इसका ग्रेविटेशनल फोर्स फील कर पाते हैं अर्थ पे बैठ के, सिर्फ अर्थ का ही ग्रेविटेशनल फोर्स फील कर पाते हैं ना। क्या हम जैसे दो छोटे छोटे दो पेंसिल के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स को फील नहीं कर पाते? हमें ऐसा थोड़ी लगता है कि ये पेंसिल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। Why we are not able to feel it? Because that force is very small in magnitude, है ना।
हाँ, बॉडी का मास अगर बहुत ज्यादा है, जैसे सन, अर्थ, मून, ये है बड़े बड़े वर्ड, ये सब मिलकर के तो बहुत फोर्स लगा देते हैं। समुद्र में, सी में जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून की वजह से आते हैं। उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसका होता है? स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को टच कर दे तो एफ की वैल्यू बढ़ क्यों नहीं जाती है एज आर बिकम्स टू स्मॉल? बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। लेकिन क्या होता है, साथ ही साथ उनमें एक रिपल्शन भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन भी आने लग जाता है ना। और जैसा कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन का जो फोर्स होता है, वो बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड का होता है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मान लो क्या है, लेट अस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड एंड gravitational force between electrons. Calculate the ratio of electrostatic and gravitational force between, ये रेशियो कैलकुलेट करो।
10 की पावर 43 के ऑर्डर का आएगा, है ना। इट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू द पावर 43, है ना। अब देखो बेटे क्या है, मतलब कुछ ज्यादा ही उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स को आप पास में रखोगे तो क्या होगा, वो रिपेल ही करेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। नेट फोर्स विल बी रिपल्शन, है ना। तो वैसे क्या है, खाली ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट देख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक स्पेशल एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। तो ही prepared a setup in which he was able to demonstrate and prove a gravitational force between two objects placed at finite distance from each other। और उनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या किया था कि ये कैपिटल जी जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी उससे कैलकुलेट हुई थी, ठीक है। खैर अभी जो हम यहाँ पर मुद्दे की बात करने वाले हैं वो ये है कि जैसे मान लो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन ग्रेविटेशनल। मान लो एम और एफ मास के दो पार्टिकल, है ना, और हमसे कहा जा रहा है कि ये क्या करते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस तो है a, और these particles rotate in circular path about their center of mass। Particles of mass m are isolated from all other masses and they move in circular path about center of mass। तो हमें पता करना है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ देयर। फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व करो भाई। फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊं क्या।
हाँ, दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल हैं, दोनों मूव कर रहे हैं। दो पार्टिकल हैं, दोनों मूव कर रहे हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास। भाई देखो कैसे करें, ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड करेगा क्या, सेंट्रिपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखेंगे जी m1 m2 डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। सेंट्रिपिटल फोर्स होता है m ओमेगा स्क्वायर आर, आर को कितना लिख दें, a/2। किसी भी एक पार्टिकल पे इक्वेशन बना दी, जैसे लेफ्ट वाले पार्टिकल पे इक्वेशन बना दी, तो इस लेफ्ट वाले पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये वो राइट वाला कैपिटल एम लगा रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस ए है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कितना आ गया, जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसको सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर कर दिया। तो एम ओमेगा स्क्वायर और ये वाली डिस्टेंस ये कितनी हो गई, a/2। तो क्या है, एम से एम कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, 2g m डिवाइडेड बाई ए क्यूब। तो ओमेगा आ जाएगा कितना, √2 g m। टाइम पीरियड की जहां तक बात है, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई/ओमेगा, यानी कि 2 पाई √a³ डिवाइडेड बाई 2g। बिल्कुल सही किया है। ये बात समझ में आई बच्चों। हाँ, v तो कांस्टेंट ही रहेगा बेटा, क्योंकि देखो क्या है, अगर सर्कुलर पाथ में चलना है तो स्पीड वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, और फोर्स लग रहा है रेडियल डायरेक्शन। तो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। हो गया बेटा, ये वाला पेज हो गया। अब यहाँ पे भी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकते हैं। मतलब ये तो दो पार्टिकल्स हैं, अगर मान लो दो से ज्यादा पार्टिकल होते हैं, मान लो हमसे कहा जाए कि तीन पार्टिकल, और ये तीन पार्टिकल क्या कर रहे हैं,
under the influence of mutual gravitational pull, they are moving in circular paths. A, B, C तीन पार्टिकल हैं, तीनों का मास m है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट। बेटे देखो, सर्कुलर पाथ में चलना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए। अब जैसे एक लेफ्ट वाले पार्टिकल को देखूं तो उस पे एक ही तो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। हाँ, तो उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करना पड़ेगा। ये तो हमें दिया हुआ है कि वो सर्कुलर पाथ में तो चल रहा है। अब हम समझना चाह रहे हैं कि कैसे चल रहा है। तो भाई सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब फोर्स देखने जाएंगे तो एक ही फोर्स मिलता है, कौन सा? ग्रेविटेशनल। तो यानी वही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है। यस, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। फाइंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड पता लगाना है। ये ओमेगा दिया हुआ नहीं है तो मैंने ऐसे लिख दिया। नहीं, सेम एज बिफोर नहीं आएगा भाई। हाँ, ये सही है। देखो कैसे करेंगे बच्चों। ये अब सबके सब क्या कर रहे होंगे, इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है उसके अबाउट सर्कुलर पाथ में घूम रहे होंगे। यानी रेडियस ऑफ सर्कल a बाई √3 आ जाएगा। रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा बच्चों? a बाई √3।
तो हम क्या लिखें, इधर लग रहा है GM² बाई ए स्क्वायर, इधर भी लग रहा है GM² बाई ए स्क्वायर, तो 2GM² बाई ए स्क्वायर इंटू कितना, cos 30 डिग्री इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। अब r की वैल्यू ये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, a बाई cos 30 को √3/2 लिख दो, तो √3 GM² बाई ए स्क्वायर इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर a बाई √3। एक m कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3GM बाई ए क्यूब, तो ओमेगा आ जाएगा √3GM बाई ए क्यूब, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई √a क्यूब बाई 3। गुड गुड। मतलब बेसिकली हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। देखो क्या हो रहा है, जैसे ए पार्टिकल को हमने देखा, हमने कहा यार ए सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो ए पर सेंटर की तरफ फोर्स लगना चाहिए। कितना फोर्स लगना चाहिए, ए का मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस, इतना फोर्स लगना चाहिए, m ओमेगा स्क्वायर। रेडियस क्या है, यहाँ से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूरी ए दी हुई है, ये हाफ एंगल बनेगा 30 डिग्री के बराबर, तो ये आधी डिस्टेंस a/2 हो जाएगी। तो ये वाली डिस्टेंस कैसे हो जाएगी, a/2 डिवाइडेड बाई cos 30। cos 30 मतलब √3/2, तो a/√3 आ जाएगी, है ना। तो r की जगह तो a/√3, तो LHS तो आ गया इस इक्वेशन का। अब RHS कैसे लाए, ये इसमें वाकई में फोर्सेस लग कौन कौन से रहे, बी ए पर लगा रहा है अपनी तरफ GM² बाई ए स्क्वायर, सी ए पर लगा रहा है अपनी तरफ, वो भी लगा रहा है GM² बाई ए स्क्वायर। अब इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस एंगल बाइसेक्टर की दिशा में ही आ जाए, तो GM² बाई ए स्क्वायर cos 30 प्लस GM² बाई ए स्क्वायर cos 30, GM² बाई ए स्क्वायर cos 30 प्लस GM² बाई ए स्क्वायर cos 30, तो 2GM² बाई ए स्क्वायर cos 30 ऐसा हो जाए। इस तरह से ये वैल्यू, हो गया बेटे, अगले पेज पे चलें। कुछ लोगों का बाकी है, अभी करते हैं।
हो गया बच्चा? देखो क्या और किस तरीके के इसमें सवाल वगैरह बनते हैं, देखो कैसे। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन बना सकते हैं। मान लो हमसे कहा जाए कि एक पार्टिकल है, उसका मास है 4m, दूसरा पार्टिकल है उसका मास है 9m, है ना? तो बताओ, एक तीसरे पार्टिकल को और इनके बीच की डिस्टेंस मान लो हमें दे दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो बताओ तीसरे पार्टिकल कैपिटल एम को कहाँ रखें हम, so that capital M remains in equilibrium? Find x so that capital M remains in equilibrium. So that capital M remains in equilibrium. एट सेंटीमीटर आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर। देखो कैसे बच्चों, 4m कैपिटल एम को अट्रैक्ट करेगा, 9m भी कैपिटल एम को अट्रैक्ट करेगा। ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाना चाहिए। तो क्या करते हैं, G4m इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, G9m इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो G स्मॉल m कैपिटल M से G स्मॉल m कैपिटल M कैंसिल कर दो, रूट ले लो तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 8 सेंटीमीटर। अच्छा, कोई ये भी सोच सकता है कि यार सर इसमें रूट लिया तो माइनस साइन भी आना चाहिए। माइनस साइन लगाओगे आप तो क्या है, x की वैल्यू नेगेटिव मिल जाएगी। ये उधर गया तो हो गया 40 माइनस 2x इक्वल टू माइनस 3x।
तो x इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। -40 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया, 4m के लेफ्ट में 40 सेंटीमीटर। देखो वहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता बेटे, यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे चले जाओगे तो क्या होगा, 4m कुछ फोर्स लगा रहा होगा और 9m कुछ फोर्स लगा रहा होगा, दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के आ जाएंगे लेकिन सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। सेम डायरेक्शन में बराबर मैग्नीट्यूड के आ गए तो क्या इससे काम चल जाएगा क्या आपका? ऑफ कोर्स इससे काम नहीं चलेगा। तो ये इससे काम नहीं चलेगा, दिस इज नॉट अ एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। यही आंसर, x इक्वल टू -840 से काम नहीं चलेगा, बीच में ही रखना पड़ेगा उसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई इक्विलिब्रियम नहीं आता, इक्विलिब्रियम नहीं आता का मतलब किसी ने डाउट पूछा सब, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई इक्विलिब्रियम नहीं आता, कोई इक्विलिब्रियम नहीं आता का मतलब क्या है? आता तो है, वहां पे भी तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पता लगाई थी हमने, वहां पे भी आता है इक्विलिब्रियम की पोजीशन हमने पता लगाई थी बच्चों। देखो भाई, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऐसी स्टेट जिसमें नेट फोर्स जीरो हो जाए, जो भी फोर्स लग रहे हैं उनको जीरो कर दो। अब यहाँ पे मास दिया हुआ है हमें, चार्ज नहीं दिया हुआ, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स को ही जीरो करना पड़ेगा। चार्ज देते तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उसको जीरो कर। देखो क्या, तो जैसे हमने वहां कंडीशंस लगाई थी कौन सी, मतलब सुपरपोजिशन वगैरह की, यहाँ भी उसी तरह से आप लगा सकते हो। जैसे मान लो हमसे यूँ कहा जाए कि भाई एक पार्टिकल है स्मॉल m मास का और एक रॉड है कैपिटल M मास की, है ना? यूनिफॉर्म मास का रॉड, और ये दूरी d है और ये वाली दूरी l। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट gravitational force exerted by small m on capital। नहीं ऐसा नहीं, ये गलत है, अभी जिसने आंसर दिया बेटे वो गलत है। रॉड के मास को सेंटर पे रखा हुआ नहीं मान सकता है, रॉड के मास को सेंटर पे रखा हुआ नहीं मान सकते बच्चे, ये सही कॉन्सेप्ट है।
कैसे करेंगे बच्चों? इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। यस यस यस, अभी कुछ लोगों ने सही आंसर बताया है। गुड। एक बच्चे ने स्मॉल एम और कैपिटल एम को इक्वल मान लिया, कोई बात नहीं, लेकिन उस हिसाब से आंसर सही है। अभी जो आंसर आया है वो गलत आया है। सबसे रिसेंट जो आंसर आया 5:28 पे। कोई बात नहीं, लेकिन सही किया। देखो कैसे करेंगे बच्चों कि ये मास है स्मॉल एम और रॉड का मास है कितना, कैपिटल एम। हम ऐसा करें, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाते हैं और dx लेंथ का एलिमेंट कंसिडर। तो स्मॉल एम कैपिटल एम पे कितना फोर्स लगाएगा, g स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन एक्स स्क्वायर। नहीं, ये सही नहीं है। जी स्मॉल एम इंटू, यहाँ ये मेरे को इतने से एलिमेंट पे फोर्स निकाल रहा हूँ, तो इसका मास तो छोटा होगा, उसको डी एम लिखता हूँ, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। डीएम को कैसे लिखेंगे, डीएम को मास पर यूनिट लेंथ इंटू इसकी लेंथ डीएक्स ऐसा लिख देते हैं। तो अपने पास फोर्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, जी एम इंटू एम बाई एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये इस छोटे से पार्ट पे फोर्स आया। किसी और डिस्टेंस पे dx लेंगे तो वो फोर्स अलग आएगा, लेकिन सब पे फोर्स सेम डायरेक्शन में आएगा। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन वेरी x, आई विल कीप ऑब्टेनिंग डिफरेंट फोर्सेस और उनको इंटीग्रेट कर देता हूँ और x की लिमिट लगाता हूँ d से लेकर के d प्लस एल तक। तो g कैपिटल m इंटू स्मॉल m इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर करोगे तो -1/x आएगा, एंड यू इंटीग्रेट इट फ्रॉम d टू d प्लस एल। तो ये माइनस साइन को आप ऐसे कंज्यूम कर सकते हो, पहले लोअर लिमिट लगा दो, बाद में अपर लिमिट लगा दो। तो ये आ जाएगा कितना, जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एल डिवाइडेड बाई डी इंटू डी प्लस, है ना। और यहाँ पर एक ये कैपिटल एम बाई एल यहाँ पे चला हुआ आ रहा है, तो ये एल उस एल से कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी मल्टीप्लाइड बाई डी प्लस। ये ऐसा आ जाएगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल। सेंटर वाला रॉन्ग क्यों था? रॉन्ग ही था, सही क्यों था? भाई उसके मास को सेंटर पे रखा हुआ क्यों माने, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये जो हमने करके आया है, ये बिल्कुल बेसिक तरीके से निकाला है। रॉड का अलग अलग हिस्सा स्मॉल एम से अलग अलग डिस्टेंस पे है, तो हर एक हिस्से की वजह से फोर्स देखा और उसको ऐड कर दिया। इससे ज्यादा फंडामेंटल तरीके से तो और कर ही नहीं सकते, है ना। और क्योंकि ये सही है, सही तरीके से आंसर ये आ रहा है, तो वो वाला तो गलत है। जैसे रॉड की पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे, हाँ हाँ, मैं समझ गया समझ गया। देखो क्या है बेटे, मास को सेंटर ऑफ मास पे आप, अर्थ का अगर, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को आप सेंटर ऑफ मास पे लगता हुआ मान सकते हो, है ना। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को बाकी फोर्सेस को सेंटर ऑफ मास पे रखता हुआ नहीं मान सकते, है ना। अर्थ के लिए कर सकते हैं अपन, इसके लिए नहीं कर सकते, रॉड के लिए ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अभी अपन आगे चल करके देखेंगे कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट तो पॉइंट पार्टिकल की तरह से बिहेव ही करता है, विच इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर।
पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मास को सेंटर ऑफ मास पे मान सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए मास को सेंटर ऑफ मास पे नहीं मान सकते, नहीं मान सकते, ये मानना गलत। देखो मान सकते होते तो फोर्स का आंसर ये थोड़ी आता, इंटीग्रेशन करने पर भी आंसर क्या आता, जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन डी प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसा आंसर आना चाहिए। क्या ये सेम है क्या दोनों? नहीं है। ये तो सही है ही सही, इसमें तो कोई गलती होने का बात ही नहीं। तो ऑफ कोर्स ये वाला गलत है। इसका मतलब क्या है, यहीं से प्रूव हो रहा है ना ये कि मास को सेंटर ऑफ मास पर नहीं मान सकते। हाँ, स्फेरिकल बॉडीज के लिए कर सकते हो आप ऐसा। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि एक पार्टिकल है उसका मास m है और एक स्फेयर है उसका मास कैपिटल M है ना, और इनके सेंटर्स के बीच की दूरी d है, तो बोलो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होंगे एक दूसरे पर। ग्रेविटेशनल फोर्स को इस केस में आप लिख सकते हो जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को ही सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ मान सकते हैं। इन केस ऑफ gravitational force between extended objects, in case of gravitational force between extended objects, only for spherical objects mass can be assumed to be at the center of spherical object. Only mass can be assumed to be at the center of the spherical objects. सिर्फ मास को ही सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे मान सकते हैं, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही मास को सेंटर पे मान सकते हैं, बाकी के लिए ऐसा नहीं कर सकते। फॉर अदर ऑब्जेक्ट्स वी विल हैव टू डू बाय अदर इंटीग्रेशन। फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर शेप्स या तो आप इंटीग्रेशन करो बार बार, या फिर क्या है, हम एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं किसका, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन किया था, यहाँ पर बात करेंगे किसकी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अब प्रीवियस पेज नोट करना है क्या? ओके।
हो गया बेटे, नोट कर लिया ये? ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज, या ऐसा हम लिखें, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड at any point is defined as force per unit mass, is defined as कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स per unit mass is defined as gravitational force per unit mass at that I सिंबल अगर इसको दूं मैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, कई जगह पर आई दे देते हैं, कई जगह पर जी दे देते हैं, है ना? ई से इलेक्ट्रिक फील्ड था, जी से ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, तो ये इसकी क्या वैल्यू होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ये स्मॉल एम एक तरीके का क्या हो गया तुम्हारा? टेस्ट मास। और ये एफ क्या है? फोर्स ऑन द टेस्ट मास। Is the same as acceleration, provided gravitational force is the only force acting on a body, it is same as acceleration. यूनिट इसकी एक्सेलरेशन जैसी आएगी, एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट इज न्यूटन पर केजी या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट के रूप में देखा जाए तो ये एक्सेलरेशन के जैसा ही है। देखो अर्थ के केस, अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर इंटेंसिटी निकालें तो उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं, उसका नाम भी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? अगर कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह ना हो तो उतना ही एक्सेलरेशन पार्टिकल का होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा ही है, बस चार्ज की जगह क्या आ गया है? मास आ गया है। और बल्कि उससे सिंपल है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मास में तो ऐसा कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, मास हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे लिख सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स को लिख सकते हैं m इंटू जी या m इंटू आई। अब क्योंकि मास हमेशा पॉजिटिव होता है, since mass is always positive, this means gravitational force and intensity are always in same direction.
as always in same direction. When will we know about expression for air resistance या drag? बेटे वो जनरली क्या होता है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनली होता है। जनरली एयर रेजिस्टेंस तो माइनस केवी टाइप का ही होता है ना। और भाई इट डिपेंड्स ऑन मेनी कंडीशंस है ना, उस जगह पर विंड की वेलोसिटी क्या है ना, टर्बुलेंस कितना है, अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, अगर जैसे स्टिल एयर माने और ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी से चल रहा है तो माइनस केवी लिख सकते हो आप उसे। अच्छा, ये बात समझ में आ गई आपको? Since m is always positive, acceleration due to gravity and gravitational force will always be in same direction, है ना? अब देखो फिर से, इस इंटेंसिटी का क्या यूज है? इंटेंसिटी अगर पता है तो मास से मल्टीप्लाई कर दे तो फोर्स आ जाएगा, है ना? आई को क्या कहेंगे? आई को कहेंगे इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स चार्ज, इंटेंसिटी ड्यू टू सम सोर्स चार्ज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोर्स मास, सॉरी, चार्ज लिख दिया मैंने, इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स मास। अब देखो, जैसे आई ड्यू टू पॉइंट मास पता लगाया अपन, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। प्रीवियस पेज, ओके, ये रहा भाई प्रीवियस पेज। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, पॉइंट मास की वजह से कैसी इंटेंसिटी? तो देखो, ये पार्टिकल है, इसका मास है कैपिटल एम, यहां से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पता लगाना चाहता हूँ। तो ये एक तरह का हमारा सोर्स मास हो गया, इसकी वजह से इंटेंसिटी क्या है ये पता लगाना चाहते हैं। तो इस स्मॉल डिस्टेंस पर क्या करें, आर डिस्टेंस पर एक पार्टिकल रखते हैं जिसका कि मास है स्मॉल है, पार्टिकल रख देते हैं जिसका मास कितना है, स्मॉल है। तो ये कैपिटल एम स्मॉल एम पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या इनवर्ट डायरेक्शन में लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्ट डायरेक्शन में लगाएगा, मतलब कैपिटल एम विल अट्रैक्ट स्मॉल एम। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इनवर्ट ही रहेगी? इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इनवर्ट ही रहेगी। या जैसे यहाँ पे पता लगाना होता,
तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती, इनवर्ड ही। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसमें ये अंतर है कि एक जो चार्ज होता था वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करता है बच्चों, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। पॉइंट मास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किधर प्रोड्यूस करेगा, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। अच्छा हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि सर एक बच्चा कह रहा है सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो चार्ज के साइन पे डिपेंड करेगी, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ही तो होती। यहाँ पर क्या है, मास भले ही पॉजिटिव है लेकिन तब भी इंटेंसिटी रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। वहां पे तो नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता ना, यहाँ पर तो क्या है, मास तो हमेशा पॉजिटिव है लेकिन तब भी वो इंटेंसिटी किधर प्रोड्यूस कर रहा है, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में ही इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है। और इंटेंसिटी को लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड को क्या लिख देंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टेस्ट मास, तो हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। इन डायरेक्शन इसकी क्या लिखेंगे, माइनस आर कैप। आपने पढ़ा है कि नेगेटिव मास भी एग्जिस्ट करता है। मतलब ऐसा लोगों का मानना है कि करना चाहिए, है ना। तो उसमें अपने यूनिवर्स का बिल्कुल अपोजिट यूनिवर्स हो जाएगा वो, है ना। यहाँ पर नेगेटिव मास होगा, लेकिन ऐसा मतलब एक्सपेरिमेंटली किसी को इस तरह से। 82 क्यों लिखूंगा भाई मैं, 82 कहाँ से आएगा, आर स्क्वायर ही है नो। अरे भैया तुम मजाक बना रहे हो। हाउ कम इट विल बिकम 82। इसमें भी वी विल स्टडी फॉर वायर होलो सॉलिड स्फीयर। यस, वी विल स्टडी, लेकिन इसमें डिराइव नहीं करेंगे, सीधे तुमको बता देंगे देखो भाई, वायर की वजह से ऐसा होता है, सॉलिड स्फीयर की वजह से ऐसा होता है, होलो स्फीयर की वजह से ऐसा होता है, रिंग की वजह से ऐसा, है ना। देखो कैसा होता है। अच्छा इसमें भी क्या है, अगर मान लो आपके पास कई सारे मासेस हैं, M1 M2 M3, और आपको किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी पता लगानी है, तो कैसे पता लगाएंगे बेटे,
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हर एक की वजह से अलग अलग इंटेंसिटी पता लगा लो। M1 अपनी तरफ प्रोड्यूस करेगा, M2 अपनी तरफ प्रोड्यूस करेगा, M3 अपनी तरफ प्रोड्यूस करेगा, और फिर इन सबको वेक्टोरली ऐड कर दो। रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी I1 वेक्टर प्लस I2 वेक्टर प्लस I3, है ना। अब देखो, हमने जो ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे वो क्या क्या थे। जैसे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, उसकी वजह से मान लो उसका लैम्डा है। अब लैम्डा को लीनियर मास डेंसिटी का, लीनियर मास डेंसिटी, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था 2k λ/r, तो यहाँ हो जाएगा 2g λ/। फिर उसके बाद मान लो रिंग, ड्यू टू रिंग एट इट्स एक्सिस, r रेडियस की रिंग है, m उसका मास, एक्सिस से डिस्टेंस x, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता था, k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, तो यहाँ हो जाएगा g m x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर। अगला क्या है, हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R, तो इंटेंसिटी एट r लेस देन कैपिटल R तो हो जाएगी 0, इंटेंसिटी एट r ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाएगी gm/r का लेस देन और इक्वल टू लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर आएगा किसका बच्चों, सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर की वजह से कैसे लिखेंगे भाई, लेस देन में 0 क्यों, वो कैंसिल हो जाता है ना इफेक्ट इसका, अलग अलग पार्टिकल अपनी तरफ फोर्स एक्सर्ट करते हैं, वो नेट फोर्स 0 हो। देखो, डेरिवेशन सबके सब वैसे ही रहेंगे जैसा कि किसमें था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो डेरिवेशन हम एक का भी नहीं करने वाला है। ठीक है, कर तो चुके हैं डेरिवेशन, बार बार करने का क्या मतलब।
ये बात समझ में आती है बच्चों? ये इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है ना। डायरेक्शन इसमें हमेशा क्या होगी? रेडियली इनवर्ड। जैसे यहाँ पे है तो इस तरह से यहाँ पे पता लगाना है तो इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट का निकाल सकते हैं। इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट की अगर बात करें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को आप 1/4 पाई के लिख सकते हो ना। तो 4 पाई के, बस के की किससे रिप्लेस कर दो? जी से। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई सिग्मा। डिस्क और फाइनाइट वायर की बात क्यों नहीं की? कर सकते हैं, उसकी बात कर सकते हैं, लेकिन जनरली क्या है, देखो इस चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना। ये खाली अपन इसलिए बता रहे हैं कि भाई फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन इस पार्ट को, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसा ही है। वॉट एवर फॉर्मूला यू आर यूजिंग, वॉट यू कैन डू इज you can replace m by q, you can replace k by g, है ना। या कहीं पर एप्सिलॉन नॉट आ रहा है तो यू कैन रिप्लेस एप्सिलॉन नॉट बाय 1/4 पाई एंड यू विल गेट ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ ग्रेविटेशन। चार्ज की जगह आप रख दीजिए मास, के की जगह रख दीजिए एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखिए 1/4 पाई। ठीक है, आपके पास सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, एज इट इज आ जाएंगे सारे के सारे फॉर्मूले, है ना। बस ये ध्यान रखनी है, डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी इनवर्ड, है ना। अब देखो जैसे मान लो कोई आपसे यूं कहे कि एक रिंग है ना, देयर इज अ रिंग ऑफ मास m, रेडियस r, प्ले, और उसके एक्सिस पे रखा हुआ है क्या? एक्सिस पे रखा हुआ है एक मास स्मॉल, और सेंटर से उसकी डिस्टेंस है x। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट कि कितना फोर्स, व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस स्मॉल m ड्यू टू द, what is the force on small m due to the, या फोर्स, हाँ, या फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू स्मॉल m, एक ही बात, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो ध्यान दो अगेन, कुछ लोग क्या, सम विल बी टेम्पटेड टू प्लेस द mass of this ring at its center and write force as gmm by x square। तो मैं उनको पहले ही बता दूं साहब, gmm by x स्क्वायर सही आंसर नहीं है, पूरी तरह से गलत। इसका दो तरीके, या तो इंटीग्रेशन से पता करो, या दूसरा क्या है, फोर्स को आप लिख लो मास इनटू इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको टेस्ट मास मान लो, रिंग को सोर्स मास मान लो। तो टेस्ट पार्टिकल का तो मास आ जाता है, और सोर्स की वजह से इंटेंसिटी लिख देते हैं, तो वो हो जाएगा gmx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, यस बेटे बेटे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/।
क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों सबको? जैसे मान लो कोई हमसे कहे कि ये एक सॉलिड स्फेयर है ना, और सॉलिड स्फेयर में से एक टनल पास हो रही है, इस तरह की कोई टनल पास। A tunnel passes through its diametrical plane. एक पार्टिकल m मास का है, उसको मैंने क्या किया, किसी डिस्टेंस से रिलीज फ्रॉम रेस्ट कर। ठीक है, तो हमें पता करना है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ oscillations of स्मॉल m। और ये स्फेयर का मास कैपिटल M है और इसका मास तो फिक्स्ड है। तो देखो बच्चों, इसको करने का तरीका कैसे है कि मान लो कि ये स्मॉल m सेंटर से x डिस्टेंस पे, जब स्मॉल m सेंटर पे होगा तो नेट फोर्स 0 लग जाएगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ स्फेयर मीन पोजीशन हो गया। तो x डिस्टेंस पे फोर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Gm/r³ इंटू x। ये तो क्या हो गई इंटेंसिटी, और पार्टिकल का मास लिख दिया तो आ गया फोर्स। m को सोर्स मान लिया और पूरे स्फेयर को, m को टेस्ट मान लिया और पूरे स्फेयर को सोर्स मान करके उसकी वजह से इंटेंसिटी लिख दी। तो मास इनटू इंटेंसिटी कर दिया तो फोर्स आ गया। अब देखो ये जो फोर्स है वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया कि नहीं आ गया, और इसके डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ है। इसका मतलब ये SHM करेगा और टाइम कांस्टेंट आ जाएगा GMM/r। तो टाइम पीरियड की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2π√ऑफ स्मॉल m डिवाइडेड बाई k, G कैपिटल M स्मॉल m बाई r³ बाई g। ये बात समझ में आ रही है बच्चे? ये बात है भी, बाकी फिर अपन इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट। ट्राई टू कंप्लीट द शीट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगली क्लास में मैं चाहता हूँ थोड़ा डिस्कशन। यस, ग्रेविटेशनल शीट से कर सकते हो आप। यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 से यू कैन सॉल्व सेक्शंस ए एंड सेक्शन ग्रेविटेशन। अभी शीट नहीं मिली है क्या आपको?
मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। ठीक है बच्चों, पीडीएफ भेज देंगे अभी, है ना। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं फिर हम।